हेलो दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरवीर पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। जो ज्योमेट्री का हमारा ट्रायंगल वाला चैप्टर चल रहा था, और उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे ट्रायंगल की। ठीक है ना। तो आज उसी प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रायंगल कैसे बनता है हमारा, ट्रायंगल की क्या क्या रूल्स होते हैं ट्रायंगल बनने के लिए, या फिर ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए, क्या क्या मेथड फॉलो करने चाहिए। उन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट। तो मोटिवेशनल कोट में देखेंगे आप, जैसे आपके सामने दिया हुआ है, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं या आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। मतलब जो लोग आपके बारे में अगर गलत सोचते हैं, जो लोग आपके बारे में कुछ उनकी राय कुछ अलग है, निकम्मा निठल्ला पता नहीं क्या क्या आपके बारे में सोचते हैं, तो समझ जाइए कि आपका वक्त भी बदलेगा और उनकी राय भी बदलेगी। एक दिन वही लोग आकर के आपको अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है ना। तो बस हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, चलते रहना है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अपना जो रूल्स है ट्राइंगल का वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोई ट्राइंगल बनाया। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कोई ट्राइंगल बनाया और हम सबसे पहले इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कैसे समझेंगे कि ये ट्राइंगल बनेगा कैसे। ठीक है ना। ये अगर कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए मैंने कहा ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है, तो अगर मैंने ए के सामने कोई साइड ए ले ली, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी, तो यहाँ पे एक रूल लिखेंगे आप, यहाँ पे एक रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की, मैं लिखा दे रहा हूँ, त्रिभुज की किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्लियर है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ऑल ये इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है ना। मतलब दो साइड का सम क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल्स ऐसे लिख दिया, अगर ये रूल सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी इज ग्रेटर होगा सी से। समझ रहे हैं ना आप। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन होगा ए से। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस सी या फिर सी प्लस ए, ये किससे ग्रेटर देन होगा, बी से। अब एक चीज़ समझ आ रही होगी आपको, मैंने यहाँ पे दो साइड लिखी है, दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है ना। तो यहाँ एक बात बताओ मुझे दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ तो मैं यहाँ पे अगर इस b को निकालूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि b इज ग्रेटर देन c माइनस ए। भाई c उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो थर्ड साइड, अगर कोई सी भी आपने एक थर्ड साइड पकड़ ली तो उस वो ग्रेटर होगी, थर्ड साइड ग्रेटर होगी किन्हीं दो साइड्स का, जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उनके डिफरेंस के। ठीक है ना। उनके डिफरेंस से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। समझ रहा है ना। जैसे यहाँ से एक और देखो, यहाँ से अगर बी निकालें तो यहाँ से बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। मतलब समझ आ रहा है कि यहाँ सी माइनस ए माइनस सी, मतलब क्या है कि बी हमेशा बड़ी होगी उनके डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब समझ आ रहा है, डिफरेंस क्या लेंगे हम, डिफरेंस में हमेशा मॉड लेंगे। मॉड समझते हैं ना। मॉड का मतलब होता है कि हमेशा हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको c माइनस ए मॉड लिख देता हूँ। ठीक है ना। इज लेस देन b, इज लेस देन b किससे छोटा होगा। अभी आपने देखा कि b अगर हम यहाँ से निकालें, ठीक है ना, तो b किससे छोटा होगा, b किससे छोटा हो जाएगा, तो हमारा c प्लस ए। ठीक है ना। मतलब b जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, सॉरी हमेशा बड़ा होगा उनके डिफरेंस से और छोटा होगा हमेशा उनके सम से। ठीक है ना। b क्या होगा। ऐसे दोस्तों हम और भी साइड्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a,
तो ए हमेशा बड़ा होगा बी माइनस सी के मोड से और छोटा होगा बी प्लस सी से, ठीक है ना। अगर मैं यही चीज़ लिखूँ सी के बारे में तो सी के बारे में भी लिख सकते हो ए प्लस बी, ठीक है ना। सी इज लेस देन ए प्लस बी एंड ग्रेटर देन ए माइनस बी, ठीक है ना। क्या होगा ए माइनस बी। इस मॉड का मतलब समझ आ रहा है ना। अगर मैंने कोई भी नंबर लिया इस मॉड के अंदर, मैंने -3 लिया तो इसका मतलब है इस मॉड को हटाएंगे तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्लियर है ना। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव नंबर का को पॉजिटिव नंबर में चेंज करना, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव नंबर मॉड में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना। हमेशा धनात्मक मान आता है। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ट्राइंगल, अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है, मतलब इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर वो फॉलो कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टी तीनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो इनको अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। अब हम फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना। मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया और मैंने इसकी साइड दे दी। मैंने कहा कि इस ट्राइंगल की साइड 9 है, इसकी 17 है, ठीक है ना, और ये x है। तो हमसे पूछा कि ये ट्राइंगल x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। हमसे x की वैल्यू पूछ ली तो हमें क्या बताना है कि x की वैल्यू हम बताएंगे कैसे। देखो तो x क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि x क्या होगा 17 माइनस 9 के मॉड से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, ये छोटा होगा 17 प्लस 9, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल आप कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 17 से 9 लेस करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और लेस देन इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। मतलब x जो होगा वो 8 से तो बड़ा होगा और 26 से 26 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझ आ रही है हमें कि अगर कोई भी थर्ड साइड है, कोई भी एक साइड है, वो दो साइड के सम से तो स्मॉलर है लेकिन उनके डिफरेंस से क्या है, बड़ी है, उनके डिफरेंस से क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका एक बार प्रूफ समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने कहा, इसको एक बार मैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने कहा कि इसका प्रूफ कैसे करना है। तो आप प्रूफ क्या करेंगे, देखो मैंने कहा कि आपसे एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, कोई ट्राइंगल है मेरा ये ABC, ठीक है ना, ABC ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। मैंने कहा ये ट्राइंगल A है, ये B है, साइड C है, ठीक है ना। अब A के सामने A साइड, B के सामने B साइड और C के सामने C साइड, ठीक है ना। C के सामने क्या ले लिया हमने, C साइड ले ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा क्या कहा दोस्तों, मैंने यहाँ पे कह दिया कि जो एंगल C है ये क्या है हमारा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का मतलब समझते हैं ना, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज। अब मैंने कहा कि अगर ये एंगल C को मैंने बड़ा ले लिया, एंगल C इज लार्जेस्ट, ठीक है ना। एंगल C क्या है हमारा, लार्जेस्ट है, एंगल C बड़ा है। तो एंगल C बड़ा है, आप यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ाऊं, इस साइड को मैं कुछ ऐसे आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना, ये साइड इतना आगे बढ़ाऊं, मतलब यहाँ D तक आगे बढ़ाऊं और मैं यहाँ पे लिख दूं कि AD इक्वल्स टू AC। मैंने क्या लिखा, AD इक्वल्स टू AC, मतलब AD को इतना आगे बढ़ाया, जो AB लाइन है उसको इतना आगे बढ़ाया D तक कि ये जो लाइन है वो AC के इक्वल बढ़ाया हमने, ठीक है ना, AC के। अगर मैं इस साइड को पकड़ के D से C को मिला दूं तो ये क्या बनेगा, आप कहोगे कि ये एक बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बन गया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब इसकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये एंगल अगर मैंने थीटा ले लिया, ठीक है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। समझ आ रहा है ना, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये कंप्लीट एंगल ले लूं, BCD, कौन सा एंगल ले लूं, BCD, ठीक है ना। तो आप BCD में देखेंगे अगर ये कंप्लीट एंगल लिया तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, आप कहोगे एंगल C प्लस थीटा। कितना हो जाएगा, एंगल C प्लस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल C प्लस थीटा और थीटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एंगल C प्लस थीटा बड़ा है या थीटा बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, आप सीधे सीधे बोल दोगे कि सर एंगल C प्लस थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। पेशेंस रखें, आराम से समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रूल है, बहुत यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड एक थ्योरम समझ लो ये, ठीक है ना। तो यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं, बस पेशेंस से आप समझते जाएं, ठीक है ना। आप अगर एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा देखें, मुझे
पूरी उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पेशेंस से समझें, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पर क्वेश्चन भी लगाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस थीटा, मतलब एंगल सी प्लस थीटा क्या होगा, ग्रेटर होगा थीटा से। भाई थीटा में हमने कुछ जोड़ा है, और जोड़ा है तो इसका मतलब थीटा से तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है ना, तो थीटा से बड़ा। अब एक बात बताओ, एंगल सी प्लस थीटा के सामने वाली साइड देखूंगा, तो एंगल सी प्लस थीटा के सामने वाली साइड क्या है, भाई ये वाली साइड है कंप्लीट, ठीक है ना, ये साइड है। अब हमें पता है कि ये साइड तो सी है, और देखो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये साइड अगर बी है तो इसका मतलब ये साइड भी बी होगी। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी मेरी, ये कंप्लीट साइड हो जाएगी सी प्लस बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी प्लस बी इज ग्रेटर देन, और थीटा के सामने वाली, तो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, ए। तो यहाँ पे देखो आपने क्या देखा कि सी प्लस ए इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, सी प्लस बी इज ग्रेटर देन ए। मतलब हमारा जो एक प्रॉपर्टी थी, जो हमने एक प्रॉपर्टी ये देखी थी कि बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, तो ये हमने प्रूफ कर दी, ठीक है ना, ये हमने क्या किया, ये हमने प्रूफ कर दी। तो दोस्तों बाकी जो प्रॉपर्टी हैं वो भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और बहुत आप इजीली समझ गए होंगे कि इसको कैसे किया हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, देखो अब एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा, आपको 3 साइड दे देगा, मान लीजिए मैंने दे दिए 5, 8 एंड 13, ठीक है ना, मैंने ये 3 साइड्स दे दी, और वो आपसे पूछेगा कि क्या ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। ये 3 साइड देने के बाद पूछ लेगा कि क्या ट्राइंगल बनेगा, और बनेगा तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना, आपसे ये चीज़ पूछ लेगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये 3 साइड्स हैं, ठीक है ना, 3 साइड्स हैं, तो आप किसी भी ट्राइंगल, किसी भी साइड को उठा लो एक को, ठीक है ना, कोई सी भी साइड उठा लो एक। अब जैसे मैंने आपसे कोई भी साइड ले ली, 8 ले लिया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 8 इज ग्रेटर होगी किससे, दोनों के डिफरेंस से, मतलब 5 और 13 के क्या होगी, डिफरेंस के मोड से। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इनके डिफरेंस से तो ये क्या होगी, बड़ी होगी, और इनके जो सम होगा उससे छोटी होगी, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 + 5, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस करोगे, 13 से 5 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो 8 इज 8, ठीक है ना, और इधर कितना आ जाएगा, ये 18। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि भैया 8 क्या है, ग्रेटर नहीं है, 8 क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। हमें तो ग्रेटर करना था, ठीक है ना, बड़ा करना था, समझ आ रहा है ना, हमें क्या करना था, बड़ा। तो इसका मतलब इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप कोई सी भी साइड उठाकर देख लो, आप 5 को ले लो, तो 5 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 8, 13 माइनस 8, ठीक है ना, और लेस देन किसका होना चाहिए, 13 + 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखोगे तो 5 आएगा, और 5 इक्वल होता है 5 के, ग्रेटर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब देखो इसको बनाकर भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये साइड है 13, ये मैंने बड़ी साइड ले ली 13, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है। तो एक बात बताओ, मैं अगर ए पॉइंट को पॉइंट मानूंगा, और मैं यहाँ से एक प्रकार होती है ना हमारी, तो उसमें मैंने 5 सेंटीमीटर की दूरी ली, तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे तो कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से बी को पॉइंट मानकर एक आर्क लगाओगे, या बी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाओगे, तो 8 सेंटीमीटर कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट दोनों लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट क्या आ जाएंगे, लाइन पर आ जाएंगे। और अगर ये दोनों पॉइंट लाइन पर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लाइन बनेगी, ना कि ये ट्राइंगल, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट ऐसे करके आपस में यहाँ पे एक लाइन पे टकराएंगे, ठीक है ना। तो ये एक लाइन बन जाएगी, और ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। जैसे मैंने दिया कि मैंने एक साइड लिखी 7, 9, 13, ठीक है ना, मैंने ये पॉइंट लिखे, हमसे पूछ लेगा कि क्या इसमें ट्राइंगल बनेगा, क्या ट्राइंगल बनेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई सी भी साइड उठा लो, ठीक है ना, आप 13 को ले लो, तो 13 क्या होगा, 13 इज ग्रेटर होगा किससे, 9 - 7 से, ठीक है ना। 13 इज ग्रेटर देन 9 - 7 एंड लेस देन 9 + 7, ठीक है ना। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे तो ये बचेगा 2 इज लेस देन 13 एंड 13 इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा 16। मतलब यहाँ से ट्राइंगल बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से ट्राइंगल बनेगा। आप लाइन ले लो, कोई सी भी लाइन ले लो, मैंने ये 13 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब मैं 7 सेंटीमीटर का ए से यहाँ से आर्क लगाऊंगा, अगर ए से, ठीक है ना, तो आर्क जैसे ही 7 सेंटीमीटर का लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। 9 का आर्क लगाऊंगा तो कुछ ऐसे कट जाएगा, और इसका मतलब ये क्या होगी, एक साइड बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये 7 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन जो हमने पहले साइड ली थी उससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एक और साइड लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 21, 37,
कॉमा 15, ठीक है ना। मैंने ये 3 साइड दे दी और आपसे पूछा ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि 21, कोई सी भी एक साइड उठा लो, ठीक है ना। आप 15 ले लो, 27, 37 ले लो, या 21 ले लो, जो मर्जी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कहा आपने कि 21 इज ग्रेटर होगी किससे, 37 माइनस 15 से, ठीक है ना, और लेस होगी किससे, 37 प्लस 15 से, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 37 से 15 लेस करोगे तो 22 आ जाएगा, ये 21, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये लेस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। ये वाली संख्या ग्रेटर हो गई, ठीक है ना, तो ये उल्टा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल, इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 21 क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, लेकिन 21 को तो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 21 स्मॉलर हो गया, इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। एक और साइड ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक और साइड ले ली 19, 15, 28, ठीक है ना। मैंने ये 3 साइड ले ली, अब आपको करना वही है, आप कोई सी साइड उठा लो जो मर्जी। मैं 15 को ले लेता हूँ, तो 15 ग्रेटर होगा किससे, 28 माइनस 19 से, ठीक है ना, और स्मॉलर होगा किससे, 28 प्लस 19 से। अब यहाँ पे माइनस करो, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 इज लेस देन 15, और 15 इज लेस देन किससे, अब इनको ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा ये 47, ठीक है ना। तो इसका मतलब इससे ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ तो ट्राइंगल बनेगा लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर है ना। तो ये आपको समझ आया होगा और आपको करना कैसे है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना, आप देखेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे लिखा मैंने 11, 20 and x are the integer side of a triangle, ठीक है ना। ये देन ये क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है, देन हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, एंड हाउ मैनी ट्राइंगल आर फाउंड, ठीक है ना, आर पॉसिबल या आर फाउंड। ये आपसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया है कि कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी साइड है, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर 20 या 11, 20 और x है, ठीक है ना। x क्या है, एक इंटीजर है, तो हमसे पूछा है कि x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, ठीक है ना, और उससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, हमें साइड क्या दी है, साइड क्या दी है हमें, साइड दी है हमें एक 11 दी है, ठीक है ना, 11, 20 और क्या दिया है x। तो मैंने अभी बताया था कि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, x की। तो भाई मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी, ठीक है ना, किससे, 20 माइनस 11 से, ठीक है ना, और क्या होगी, ये मॉड है, ठीक है ना, क्या है मॉड, और क्या होगी, स्मॉलर होगी किससे, 20 प्लस 11 से, ठीक है ना, ये क्या होगी 20 प्लस 11 से स्मॉलर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालोगे तो देखो 20 में से मैं 11 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9x इज लेस देन, ये कितना आ जाएगा 31, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू होगी वो 9 से तो बड़ी होगी और 31 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो मतलब x के कितने मान संभव हैं, तो आप यहाँ पे कहोगे कि x के कितने मान संभव हैं, भाई x की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 10 होगी, ठीक है ना, क्योंकि 9 से बड़ी है, 9 से क्या है बड़ी, तो आप कहोगे 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी। ऐसे अगर हम चलते चले जाएं तो ये 31 से स्मॉलर, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 29 होगी, 30 होगी, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ लिया कि ये कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, तो भाई इन सबको काउंट करो। अब देखो एक तरीका तो आपसे आपके पास ये है कि आप 10 से 13 तक काउंट कर लो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है वो शॉर्ट समझो, ठीक है ना। अब हमें अगर x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, नंबर ऑफ ये नंबर क्या करने हैं, हमें काउंट करने हैं, ठीक है ना, नंबर क्या करने हैं, ये काउंट करने हैं। तो जब नंबर हमें काउंट करने हैं तो इसका मतलब क्या करोगे कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, लार्जेस्ट वैल्यू में से, ठीक है ना, स्मॉलर वैल्यू, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और क्या करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ये डिफरेंस मैं d लिख दे रहा हूँ, और प्लस क्या करना है आपको 1 करना है, ठीक है ना, L फॉर लार्जेस्ट
ठीक है ना। एस फॉर स्मॉलर, डी फॉर डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, इसे डेविएशन बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो लार्जेस्ट क्या है 30 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 1, और 30 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना, और प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 21। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 21 पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना, 21 पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना। s की कितनी वैल्यू, जो हमारी x होगी उसकी 21 पॉसिबल वैल्यू होंगी, क्लियर है ना। 21 क्या हो जाएंगी, इसकी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। अब देखो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल कैसे बनेंगे भाई, पहला ट्राइंगल अगर मैंने बनाया तो 11 साइड होगी, ठीक है ना, ये 20 होगी भाई, ये 2 साइड तो होंगी होंगी, और तीसरी साइड हमारी x होगी, ठीक है ना। तो x के मान कितने हो जाएंगे भाई, x की जगह क्या आ जाएगा, देखो 9 आए और 10 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 होगा। अगला ट्राइंगल क्या होगा, 11 20 11, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला ट्राइंगल क्या होगा, 11 20 12, ऐसे करके ट्राइंगल बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने ट्राइंगल होंगे, तो सिंपल से आप कह दोगे कि सर 21 ही ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना। तो 21 ही क्या होंगे, पॉसिबल ट्राइंगल भी होंगे, तो 21 ट्राइंगल ही बनेंगे, ठीक है ना, 21 ट्राइंगल बनेंगे। अब देखो आपको ये करना कैसे है, ठीक है ना। ये तो था एक लॉन्ग मेथड, अगर आपसे सिर्फ ट्राइंगल पूछ लेता तो ये तो एक तरह से लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं, ठीक है ना, अगर आपको साइड दी है और आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो एक, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर निकालने हैं तो आप निकालोगे 2 इंटू स्मॉल साइड माइनस 1, ठीक है ना, 2 इंटू स्मॉल साइड माइनस 1। अब देखो 2 इंटू, अब आपको x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी 3 साइड ये दी है, ठीक है ना, और x की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो स्मॉल साइड कौन सी है इन दोनों में भाई, आप कहोगे 11, ठीक है ना, तो यहाँ पे 11 रख दो, तो 11 माइनस 1, और 11 दूनी 22 माइनस 1, और ये आ जाएगा 21, ठीक है ना। तो अभी हमने निकाला था कि हमारे ट्राइंगल कितने बन रहे थे 21, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारा आंसर 21, ठीक है ना। ट्राइंगल कितने बनेंगे 21, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों कुछ ट्राइंगल बनाए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा है या इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसके बाद लिखा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। और उसके बाद लिखा मैंने ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। बहुत पेशेंस से समझा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, और आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राइंगल बनाया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। जो थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब जो एंगल होगा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमेशा स्मॉलर होगा, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब मैंने कहा कि जो ए है उसके सामने की साइड ए, बी है उसके सामने की साइड बी, सी है उसके सामने की साइड सी, ठीक है ना, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ एंगल सी को मैं क्या ले लूँ, एंगल सी इज लार्जेस्ट, ठीक है ना। एंगल सी क्या है, लार्जेस्ट है। एंगल सी अगर लार्जेस्ट है, एंगल सी क्या है हमारा, लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है ना। तो जो लार्जेस्ट साइड होगी ये सी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट, सी सबसे बड़ी होगी। मैंने पीछे जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि
कि जो एंगल होता है, अगर कोई बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। स्मॉलर एंगल है, सबसे छोटा एंगल है, तो उसके सामने वाली सबसे छोटी भुजा होगी, ठीक है ना। मैंने ये चीज़ पहले ही वीडियो में ये आपको क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है ना। उसी रूल पर हम देखेंगे कि अगर एंगल सी क्या है, लार्जेस्ट है, एंगल सी क्या है हमारा, लार्जेस्ट एंगल है, तो इसका मतलब सी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख रखा है न्यून कोण त्रिभुज, मतलब न्यून कोण त्रिभुज में अगर जो सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना। बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से क्या होगा, ये स्मॉलर होगा, ठीक है ना, छोटा होगा। क्लियर है ना, ये क्या होगा, छोटा होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है हमें राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी कोण क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे इससे 90 डिग्री से, ठीक है ना। ये 90 डिग्री, अगर ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो सी क्या होगा, ग्रेटर होगा भाई, 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा मैंने ये लिए सी, बी के सामने बी, ए के सामने ए, ठीक है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे सी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, इसी को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, ठीक है ना, या फिर कर्ण, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, या सॉरी बेस, इसे बोलते हैं बेस, ठीक है ना, आधार, क्या बोलते हैं इसे, आधार। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, या फिर इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है ना, हाइट बोलते हैं, लंब बोल देते हैं, ठीक है ना, लंब। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो सी होता है, सी का स्क्वायर इक्वल होता है दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना। इसमें जो सी निकल के आता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दोनों साइड के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। देखो थर्ड क्या दिया है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। थर्ड क्या दिया है हमें, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखो अधिक कोण त्रिभुज में आपको क्या करना है, ठीक है ना। अगर अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज में मैं कुछ इस ट्राइंगल को ऐसे बना देता हूं, ठीक है ना। इस ट्राइंगल को मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है ना, ए बी सी। तो ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। मैंने कहा सी क्या है, ग्रेटर एंगल, भाई ये अधिक कोण है तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है ना। तो इसके सामने सी, ये बी, ये ए, ठीक है ना। जो अधिक कोण त्रिभुज होता है वो कहता है कि सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के, ठीक है ना, रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के। मतलब क्या होगा कि सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। और कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे डायरेक्ट साइड दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। यही आपको लगाना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको ये दिया जाएगा और आपसे एंगल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, वो ट्राइंगल पूछ लिया जाएगा किस तरह का ये ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे लिखो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये आप सब लोग जानते होंगे। देखो मैंने क्या कहा कि एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना, ये क्या बनाया मैंने, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ए के सामने की साइड ए, बी के सामने साइड बी, सी के सामने की साइड सी, ठीक है ना। अब मैंने ए से कोई भी परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, ए से मैंने बी सी पर परपेंडिकुलर डाला, ए से मैंने बी सी पर परपेंडिकुलर डाला, तो जो परपेंडिकुलर होगा यही क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी h1, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया h1। देखो तो इसका मतलब अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालता हूँ, इस त्रिभुज का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो एरिया क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर एरिया निकल के आता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। यही तो होता है, मतलब ये होता है 1/2 इंटू आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का एरिया, ठीक है ना। ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालूं, इस त्रिभुज का, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज का एरिया क्या निकल के आएगा? एरिया क्या निकल के आएगा? आप कहोगे कि त्रिभुज का एरिया निकल के आएगा 1/2 ए इंटू एच वन, ठीक है ना। ए इंटू एच वन। भाई हमारा बेस कितना है? अगर मैंने बेस क्या ले लिया? ए ले लिया। बेस मैंने ये ए लिया, तो इसका मतलब जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इंटू एच। क्लियर है ना? ए इंटू एच वन। अब मैंने क्या कहा कि जो AC साइड है, जो AC साइड है, ये वाली AC जो साइड है, ठीक है ना, मैंने AC साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। कहाँ से? वर्टेक्स C से, ठीक है ना, वर्टेक्स B से। अगर मैंने AC साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला, ये ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है। अगर मैंने AC साइड पर वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर डाला और मैंने कहा कि ये कितना है, इसको नाम दे दिया मैंने H2, ठीक है ना। इसको नाम क्या दे दिया मैंने? H2। तो मतलब इसका जो एरिया होगा, भाई एरिया तो फिर भी वही होगा, क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया क्या निकल के आएगा? 1/2 B इंटू H2, यही तो निकल के आएगा। क्योंकि इस त्रिभुज का एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, एरिया तो इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो एरिया आप कोई सी साइड से निकालो, हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि जो AB साइड है, AB साइड, ठीक है ना, इस AB साइड पर मैंने वर्टेक्स C से एक परपेंडिकुलर डाला, वर्टेक्स C से, ठीक है ना। और ये तीनों ही परपेंडिकुलर ये क्या जाएंगे? एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, ठीक है ना। तीनों परपेंडिकुलर एक ही साइड से गुजरेंगे, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये H3, मैंने इसको नाम दे दिया H3, ठीक है ना, H3। तो इसका मतलब मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा, आप कहोगे कि 1/2 C इंटू H3, ठीक है ना। मतलब बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है हमारा? C है, ठीक है ना। हम भाई AB बेस माना है हमने, AB को, ठीक है ना। और जब AB हमारा बेस है तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से? H3, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल का एरिया होगा, ये क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया होगा। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया होगा। आप देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा समझने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसका रेशियो देखूँ, यहाँ से देखो इसको देखूँ, अगर मैं इसको इक्वल करूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। भाई बेस है दोनों में, 1/2 1/2 1/2 कॉमन है तो कॉमन कट जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या? ये बचेगा H1 बराबर B H2 बराबर CH3, यही तो बचेगा, ठीक है ना। ये बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स, एक साइड्स और उसका अल्टीट्यूड एक साइड और उसके अल्टीट्यूड का प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। एक चीज़ तो आपको ये समझ आई, ठीक है ना। मतलब किसी भी ट्राइंगल के एक साइड और उस साइड पर जो अल्टीट्यूड है, जो उसका पेंडिकुलर है, ठीक है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है ना, हर साइड के उसके बेस के। मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आप यहाँ कह सकते हो कि ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब आप कोई सी भी साइड ले लो, आप B इंटू H2 ले लो और A इंटू H1 ले लो, ये हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखना, अगर A बड़ी साइड है, A क्या है? बड़ी साइड है, मैंने लिखा A क्या है? लार्जेस्ट है, ठीक है ना, लार्जेस्ट, समझना। A अगर लार्जेस्ट है तो उसका जो अल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, मतलब छोटा होगा, ठीक है ना। ए क्या होगा? छोटा होगा या स्मॉलर होगा, समझ आ रहा है ना? स्मॉलर। अगर देखो ए क्या है? हमारी साइड क्या है? छोटी है। साइड अगर छोटी है तो जो अल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। अल्टीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। साइड अगर बड़ी है तो अल्टीट्यूड छोटा, अगर साइड छोटी है तो अल्टीट्यूड बड़ा, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ऐसे समझना, मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये साइड मैंने ले ली स्मॉलर, देखो ए है, ए स्मॉलर है बाकी साइड से, ठीक है ना। तो स्मॉलर है तो इसका जो अल्टीट्यूड होगा ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये बड़ा होगा, ठीक है ना। अल्टीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। अब मैंने क्या कहा कि एक साइड मैंने ऐसे ले ली, अब आप देखना इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये साइड क्या है? बड़ी है, तो इसका अल्टीट्यूड क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है ना। तो ये समझ आया होगा आपको कि ये कैसे हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो अब देखते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उस चीज़ को और समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ है, ठीक है ना, अगर ये दिया है हमें AH1 इक्वल्स टू BH2 इक्वल्स टू CH3, तो मैं अगर यहाँ से उनकी हाइट का रेशियो निकालूँ, मैं उनकी हाइट का रेशियो निकालूँ तो क्या आएगा, H1 रेशियो H2 रेशियो H3, ठीक है ना। ये रेशियो कितना निकल के आएगा भैया, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये अपॉन में पहुंच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। इसको याद रखना है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की हाइट का रेशियो उनकी साइड के इनवर्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना, उनकी साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना, उनकी साइड का इनवर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या होगा, 1/A1 A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर यहीं पे साइड का रेशियो पूछ लिया जाए, तो A रेशियो B रेशियो C पूछ लिया जाए, तो ये कितना आ जाएगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 35, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कि इन द डायग्राम बिलो द ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, इस ट्राइंगल PQR में S इज अ पॉइंट, ठीक है ना, S क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है ना, S क्या है, एक पॉइंट है ये S, ठीक है ना, S एक पॉइंट है, और हमसे कहा है कि ऑन PQ PR 8 सेंटीमीटर, PS 3 सेंटीमीटर, QR 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो QR दिया है 15, PS दिया है 3 सेंटीमीटर, और हमें PR दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे हमसे पूछा देन द लेंथ ऑफ SQ, ठीक है ना, SQ की लेंथ पूछी है हमसे, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है ना। तो इसको निकाल देना है। देखो अब कैसे निकालना है, अब समझो। अभी हमने कहा था हमें x निकालना है, ठीक है ना, ये x निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने ये कंप्लीट साइड PQ, ये साइड कंप्लीट PQ ली, ठीक है ना। तो मुझे PQ निकालना है, तो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, PQ क्या होगा, PQ ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, रेस्ट टू साइड के डिफरेंस से। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 15 - 8 से तो बड़ा होगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कहोगे कि भाई 15 + 8 से छोटा होगा, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ मुझे, PQ ग्रेटर है, 15 में से 8 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्लियर है ना, 7। अब देखो यहाँ पे समझो, ये कितना आ जाएगा, PQ क्या होगा, 7, 7 आएगा ना, हाँ 7। अब आगे हमसे क्या कहा है, और ये कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। मतलब जो PQ होगा वो 7 से तो बड़ा होगा, 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये PS हमें 3 दी है, और ये कंप्लीट साइड अगर 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है, और 7 से बड़ा क्या हो सकता है, 8, तो मैंने इसको सिर्फ 8 मान लिया, ठीक है ना, मैंने क्या मान लिया, इसको 8 मान लिया। तो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने सिर्फ इस साइड को 8 ही माना, 8 ही माना, ये साइड, और ये 3 दी है, तो इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी, 5, मिनिमम 5 तो होगी। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता हमारा, क्लियर है ना, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई PQ अगर मिनिमम आप 8 मानते हो, मिनिमम 8 ही मानते हो, क्योंकि 7 नहीं हो सकता, 7 से बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा मैंने 8 ले लिया, ठीक है ना, 8। तो इसका मतलब 3 तो गिवन है ना, 3 तो गिवन है ना, तो 3 अगर है तो हमें कितने की जरूरत है, 5, भाई 8 बनाने के लिए 3 है तो 5 की जरूरत है। तो अगर SQ 5 होगी तभी तो 8 बनेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 4 तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, 3 को कैसे हटाएंगे, ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। देखो आप 3 को कैसे हटाओगे, करना क्या है आपको, यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे आप, ठीक है ना। अब मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, जो देखेंगे आप, कि अगर हम जो PQ है हमारा, ठीक है ना, PQ वो कितना है, 7 से बड़ा, 23 से स्मॉलर है, ठीक है ना। PQ कितना है, 7 से बड़ा है, ठीक है ना, PQ कितना है, 7 से बड़ा है, और हमारा किससे, ये 23 से छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर साइड 24 ले ली, ऑप्शन देखो 24, समझना, 24 अगर मैंने साइड ले ली यहाँ पे, और 3 हमें ये गिवन है, ठीक है ना,
3 हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पी एस बचेगी ये कितना बचेगा, ये 21 बचेगा, ठीक है ना। सॉरी सॉरी मैंने, जो एक मिनट एक मिनट, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने ये 24 ले ली, ये क्या ले ली मैंने, एस क्यू कितना लिया 24, समझना। अगर एस क्यू 24 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब पी क्यू कितना होगा भाई, पी क्यू तो 23 से छोटा है, तो एस क्यू तो हो ही नहीं सकता 24। भाई ये अगर एस क्यू 24 आ गया, ये सिर्फ 24 आ गया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू तो 27 हो जाएगी, समझ आ रहा है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो मैंने 20 ले लिया, समझना, मैंने क्या लिया 20 लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 20 लोगे आप, अगर इस कंप्लीट साइड जो हमारी दी है एस क्यू अगर आपने 20 ले ली, तो इसका मतलब पी क्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी 23, ठीक है ना 23। और हमसे क्या कहा है, पी क्यू इज लेस देन 23, समझ आ रहा है ना, पी क्यू इज लेस देन 23, तो मतलब पी क्यू इक्वल तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचेगा क्या हमारा, ऑप्शन बचेगा क्या, एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास बी, और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, मतलब जो जो हमारी एस क्यू होगी, जो एस क्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 13, ठीक है ना, एस क्यू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, पीछे जो मैंने रूल समझाए हैं अगर वो क्लियर हुए हैं, तो आप ये 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपने वो रूल सही से समझे नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पीछे से क्वेश्चन वो सही से रूल नहीं समझे, तो उनको एक बार फिर से देखें और फिर से उसे समझें, और ये क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 36, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स दी हैं, ठीक है ना, 876 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड्स इज एन इंटीजर, थर्ड साइड्स क्या है, एक इंटीजर है। तो हमसे पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स पॉसिबल, हमसे पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो इसका मैंने अभी डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाया था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने अभी डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था देखो, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स, डिफरेंट ट्राइंगल, अभी बताया था क्या होता है नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल, 2 इंटू स्मॉल साइड -1, ये बताया था। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल साइड क्या है हमारी 768, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 678 -1, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब देखो 768 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 513 -1, और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1355, ठीक है ना, 1355, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था और आप इजीली आई होप कि कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया देखो, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स formed from the side 14 centimeter, 5 centimeter and x centimeter where x is integer, ठीक है ना, x is an integer, x क्या है एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि उनका पेरीमीटर क्या होगा, उनके परिमापों का योग क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सब साफ साफ लिखा हुआ है, उन सभी त्रिभुजों का परिमापों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, जहाँ x एक पूर्णांक है, x क्या है एक पूर्णांक है। तो एक बात बताओ पहले मुझे, अगर मैं x की बात करूं तो x क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि x हमारा 25 -14 के मोड से तो बड़ा होगा, और 25 + 14 के मोड से क्या होगा स्मॉलर होगा, ठीक है ना, यही तो होगा। तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा भाई 14 से 25 से 14 लेस करोगे तो ये आ जाएगा 11, ठीक है ना, 11 ही आएगा ना, हाँ 11 आएगा, ठीक है ना। 11 इज लेस देन x इज लेस देन कितना आ जाएगा ये 39, ठीक है ना, यही तो निकल के आएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि x की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 12 से लेकर के 12, 13, 14,
15 ऐसे करके जाओगे आप, और कहाँ तक जाओगे 38 तक। कहाँ तक जाओगे 38 तक, मतलब x की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 38 तक है, ठीक है ना, 38 तक वैल्यू पॉसिबल है। तो हमारे नंबर ऑफ वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो आप डायरेक्ट निकालोगे। अभी मैंने बताया था कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करो, ठीक है ना, और +1 कर दो। 38 से 12 माइनस करोगे तो 26, और +1 करोगे तो आ जाएगा 27। तो x की जो वैल्यू पॉसिबल होंगी वो कितनी होंगी, 27 वैल्यू पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेंगे वो भी 27 बनेंगे। क्लियर है ना। अभी देखो बताया था ना, स्मॉलेस्ट साइड का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 2 जा भाई 22 इंटू 14 -1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 2 जा 28 -1 27, मतलब 27 आ जाएगा। तो 27 ही ट्राइंगल निकल के आ रहा है हमारे, ठीक है ना। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब देखो, अब मैं अगर ट्राइंगल की बात करूँ तो पहला ट्राइंगल हमारा कैसे बनेगा, 14, 25, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 12। भाई एक्स की साइड क्या है, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 38 तक, ठीक है ना। तो ये पहला ट्राइंगल आ जाएगा। दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा, 14, 25, 13। अगला ट्राइंगल निकालोगे तो 14, 25, 14। अगला ट्राइंगल निकालोगे तो क्या आएगा, 14, 25, 15। आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे ही नहीं चलता चला आएगा, और ये आगे लास्ट जो ट्राइंगल होगा वो होगा 14, 25, 38। ऐसे नहीं आएगा कुछ। क्लियर है ना। ये कुछ ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि ये 14 और जो 25 है ये तो सब में कॉमन ही आ रहा है। भाई ये क्या आ रहा है, ये सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ये सब में कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स होगा, ये इनका सम, ठीक है ना। भाई हम पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग। तो इसका मतलब ये ऐड करोगे, ठीक है ना, तो ये एडिशन तो सब में कॉमन होगा 25 और 14 का। तो आप कहोगे कि सर 39 तो हर एक में आएगा, और कितनी बार आएगा, 27 बार, ठीक है ना। तो ये तो योग हो गया प्लस। अब ये जो 12 है, 12 से 38 तक बस हम इसका योग निकालना है। तो भाई एक बात बताओ, 12 से 38 तक ये दिया है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो गया, एपी, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं हो गया ये, ठीक है ना। समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का योग क्या होता है भाई, एसएन आपने सीखा होगा 9th में, ठीक है ना, 9th 10th में दिया है। एसएन, एसएन क्या निकलता है, एसएन होता है हमारा n/2 l प्लस ए, एल प्लस ए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा n/2, n कितना है हमारा 27 अभी हमने निकाला था, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 2, और प्लस कितना आ जाएगा l प्लस 2, l प्लस ए, l प्लस मतलब 38, l होता है हमारा लास्ट टर्म, 38 प्लस फर्स्ट टर्म, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो 12, 38 प्लस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, 2 से डिवाइड कर दो 25, ठीक है ना। 25 का 27 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 25 इंटू 27। अब देखो 27 दोनों में कॉमन है तो 27 को कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा 39 प्लस 25, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 27 इंटू, और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, 9, 64, कितना आ जाएगा 64। इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 64 का मल्टीप्लाई देखो, 7 चौक 28, ऑप्शन क्या क्या दिया है हमें, 17, 28, 17, 19, 44, 16, 68, 78 और 15, 60, ठीक है ना। दो में ऑप्शन दिया है मैं 8, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, लास्ट टाइम हमारा 8 आ रहा है तो दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते भाई। 7 चौक 28 का 8, ठीक है ना। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 चौक 28, 2 7 चिंग 42 और 2 44, ठीक है ना। 2 चौक 8 और 2 चिंग 12, ये कितना आ जाएगा 8, 2, 6, 7, 1, 1728। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्राइंगल त्रिभुज ABC हैज एन इंटीजर, ठीक है ना, साइड XYZ सच दैट XY इंटू इक्वल्स टू 12, XY की जो वैल्यू दी है वो 12 दी है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, हमसे ये पूछा, ठीक है ना। दो साइड का मल्टीप्लिकेशन दे दिया आपको, ठीक है ना, और हमसे पूछ लिया कितने ट्राइंगल संभव है, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज चलो इसको देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब ये क्या दिया है, 3 भुजाएं दी हैं, ठीक है ना। हमें दिया है x इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड कितना दिया है 12। तो एक बात बताओ, x की कोई सी साइड ले लो, x को और मैंने 1 ले लिया, ठीक है ना, तो z क्या आ जाएगा हमारा 12, तभी तो इनका प्रोडक्ट 12 आएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अगर मैंने x को क्या ले लिया, x को मैंने 2 ले लिया तो z कितना आ जाएगा 6, तभी तो 12 आएगा। क्लियर है ना।
अगर मैंने x को 3 ले लिया तो z कितना आएगा हमारा 4, तभी तो 12 आएगा। ठीक है ना, आगे कुछ ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमारे 3 तरह से ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है ना, 3 तरह से हमारे ट्राइंगल पॉसिबल है। अब देखो करना क्या है, अगर 3 तरह से ट्राइंगल पॉसिबल है, मुझे एक बात बताओ, अगर 3 तरह से ट्राइंगल पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर ये स्मॉलेस्ट साइड है तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको 2 साइड्स दी हैं, ठीक है ना, और उसमें स्मॉलेस्ट साइड दी है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, और 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 -1 करोगे तो बचेगा कितना, 1। मतलब यहाँ से तो एक ही ट्राइंगल बनेगा भाई, इन 2 साइड से कितना बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है ना। अब इन 2 साइड से कितना ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 गुणा 2 -1, 2 दूनी 4 और 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से 3 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है ना, और यहाँ से कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो यहाँ से कर सकते हैं हम 2 गुणा 3 -1, तो मतलब कितना आ जाएगा 6, 2 3 6 और -1 करेंगे तो 5। तो ये टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे यहाँ से 5। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, ये कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, तो आप कहोगे 1 और 3 4 और 5 9, तो कितने आ जाएंगे 9। तो मतलब 9 ट्राइंगल हमारे पॉसिबल है, कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है ना, द एंगल ट्राइंगल इज, अब देखो यहाँ पे साइड दे दी है, साइड क्या दे दी, साइड का रेशियो दिया है आपको 4:5:6, यही तो दिया है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया, मैंने कहा यही साइड मैंने मान ली 4 है, 5 है, 6 है। भाई जो रेशियो है, अगर मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी। तो हमेशा लार्जेस्ट तो यही रहनी है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, और हमने अभी कहा था कि अगर ये साइड है, ये क्या है, साइड है, तो मैंने अभी बताया था कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करो। ठीक है ना, और रेस्ट टू साइड का स्क्वायर करो। ठीक है ना, उनका सम करो 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25, और इन दोनों का सम कितना है, तो इन दोनों का सम आप कहोगे 41। ठीक है ना, और 41 क्या है, 36 से बड़ा है। 41 क्या है, सब 36 से बड़ा, मतलब कि जो लार्जेस्ट साइड है, जो लार्जेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, वो क्या है, उसका स्क्वायर छोटा है बाकी 2 साइडों के स्क्वायर से। तो इसका मतलब हमारा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ये कैसा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो मैंने अभी पीछे लिखाई थी ट्राइंगल वाली जो प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, तो उसमें मैंने साफ साफ लिखाया है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर जब बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर से छोटा होगा तो वो ट्राइंगल कैसा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। कैसा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। मैंने यहाँ पे ये लिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द रेशियो 3:4:5 देन ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बताना है, तो ये आपके लिए क्या होगा, ये होमवर्क होगा। आप इसको करो, इस क्वेश्चन को करेंगे और आप कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आप कमेंट्स कीजिए और इसके आंसर को यहाँ पे मतलब अपने कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।